नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जापान अभी अर्थक्वेक और सुनामी के बैड न्यूज से उभर ही रहा था। नए साल में इनका दूसरा सबसे बड़ा हादसा आज देखने को मिला, जब एक पैसेंजर प्लेन जिसमें 300 से 400 लोग थे, ये अभी अभी जाके एक कोस्ट गार्ड प्लेन से टकरा गया। जापान के ओटा सिटी में हनेडा एयरपोर्ट है जहां पे ये प्लेन लैंड कर रहा था और एपरेंटली लैंडिंग के दौरान एक खड़े हुए कोस्ट गार्ड के प्लेन से जा टकराया, जिसकी वजह से आग की लपटें निकलने लगी। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। इस न्यूज पे अभी और खुलासा होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब उसको आगे कवर करेंगे। पर अभी उस न्यूज पे चलते हैं जो जापान के साथ न्यू ईयर के दिन हुई थी। जब पूरा विश्व न्यू ईयर मना रहा था, तब जापान में एक अर्थक्वेक आता है और एक सीरीज ऑफ अर्थक्वेक आते हैं। 7.6 रिक्टर स्केल पे इनका मैग्नीट्यूड था और 7.6 से लेके 4.7, 5.7, 6.2 इतने सारे अर्थक्वेक आए। अब जापान की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये जापान और रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना के बीच में जो सी ऑफ जापान है, यहां पे ये पूरा सुनामी आई है। सारे के सारे जितने एडजेसेंट कंट्रीज हैं उनमें भी वार्निंग जारी हो गई। अब जापान के 4 मेन आइलैंड हैं जो जापान को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे ये एक ऊपर का आइलैंड, इसे कहते हैं होक्काइडो, जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसे कहते हैं होन्शु। इसके बाद शिकोकू और क्यूशु। तो होन्शु आइलैंड में एक प्रीफेक्चर कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं, प्रोविंस होते हैं, वहां पे उन्हें प्रीफेक्चर बोलते हैं। तो एक प्रीफेक्चर है जिसका नाम है इशिकावा। अब इस इशिकावा का एक जिला है, एक शहर है नोटो। ये नोटो को एपिसेंटर माना जा रहा है कि यहां से ये नोटो यहां पड़ता है, इस इशिकावा प्रीफेक्चर में। अब इसमें यहां पे जो नोटो है, यहां से एपिसेंटर हुआ है इस अर्थक्वेक का। और यह बताया जा रहा है कि सीरीज ऑफ अर्थक्वेक आए हैं, एक के पीछे एक। जापान के लोकल टाइम 4:06 पे यह शुरू होता है और 4:06 से लेके 4:32 तक सीरीज ऑफ अर्थक्वेक आते हैं। और यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे और मेट्रोलॉजिकल ऑफिस सब ने बताया कि कम से कम 20 अर्थक्वेक आए हैं। इसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर, जापान की लीडरशिप ने सारे टेलीवाइज्ड मैसेज भेजे, संदेश भेजे कि जितना ये कोस्टल रीजन है, यहां से लोग अभी कोस्टल रीजन से ऊपर आ जाएं, थोड़े से ऊपर लैंड पे आए और शेल्टर्स में आए। अगर वहां पे बिजली कटी हुई है, अगर वहां पानी की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो जापान के लोग अभी वहां से हट जाएं जहां पे अभी एक ये अफेक्टेड एरिया है। अब जापान के इर्द गिर्द नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया का ऊपर का हिस्सा, यहां पे भी ट्रेमर्स फील हुए हैं 300, 400 किलोमीटर के अंदर। तो बहुत ज्यादा भयानक स्थिति है। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद जापान के वेस्ट कोस्ट पे जब ये हुआ है, तो जो आप पर्पल रीजन देख रहे हो, ये तो सिवियरली इफेक्टेड है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। यहां के बाद ये जो रेड एरिया है, फिर येलो एरिया है, यहां पे वार्निंग कम होती जा रही है, बट दिस इज मेजर। दिस इज उसके बाद सेकेंड लेवल पे, फिर थर्ड लेवल पे। ये है वो जापान का एरिया जो अभी नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आता है, इधर की तरफ आता है। अब पूरा ये सी ऑफ जापान में सुनामी की वेव्स आई है। सुनामी क्या होती है? सुनामी जापानीज वर्ड है फॉर वेव्स, हार्बर वेव्स। हार्बर यानी कि तट वाले, हार्बर वेव्स। अब जैसे आप चाय टी बोलते हो तो दोनों एक ही चीज है, ऐसे ही या तो आप सुनामी बोलिए या आप वेव्स बोलिए, दो वर्ड का मतलब एक ही है यहां पे। तो अब ये हार्बर, अब उसके बाद ये हार्बर वेव्स देखी गई जो 1 मीटर तक ऊंची थी, जिसके लिए बोला जाता है कि आप इनके सामने स्टैंड नहीं कर सकते हैं। दे आर हाईली डेवास्टेटिंग, ये बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं और इनके रास्ते में आने वाले सारे स्ट्रक्चर्स सब के सब धराशायी हो गए, सबके सब उजड़ गए और कई लोगों के लाइफ अब बहुत ज्यादा इस समय टर्मोइल की स्थिति में है। कम से कम 20 अर्थक्वेक बताए जा रहे हैं यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से, कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आए हैं। और अर्थक्वेक एक के बाद एक, आप हमेशा देखिएगा जब भी अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद एक हल्का सा लास्ट में जाते जाते एक और अर्थक्वेक की सीरीज आती है, छोटी छोटी होती जाती है, रिक्टर स्केल पे कम आता जाता है मैग्नीट्यूड, लेकिन एकदम से कभी सडनली स्टॉप नहीं होता है। हो सकता है हफ्ते भर बाद भी एक अर्थक्वेक का लास्ट ट्रेमर दिख जाए। ये भी हुआ है। तो यहां पे जब ये आए थे इस समय से इस समय के दौरान, तो 4.7 के बाद जो सबसे बड़ा आया वो था 7.2 का, 7.6 का। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर 2011 के बाद से ये नंबर अभी तक नहीं देखा गया था। 2011 में 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जापान में ही। तब जापान के फुकुशिमा आइलैंड पे जो फुकुशिमा पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो भी ध्वस्त हो गया था। उसके अंदर जो रिएक्टर था वो उसका कोर बाहर फैलने लगा था
और चेरनोबिल के बाद पहली बार दूसरी दफे इस अर्थ पे देखा गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में मेल्ट डाउन हो गया वापस से, फिर उसको भी काबू किया गया कई कई सालों तक। फिर अब इसके बाद यह जानना है कि इंडिया की इस समय स्टैंड क्या है। तो टोक्यो में जो भारत का दूतावास है, भारत का मिशन है, एम्बेसी है, उन्होंने अभी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं फॉर इंडियन नेशनल्स कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आप मेल करें, आप फोन करें, आप टेलीग्राम करें, जो करना कीजिए, हम हैं वहां पे। अब ये इंडिया की एम्बेसी का वहां पे चेतावनी है लोगों को कि प्लीज नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अभी आप कॉशन के साथ निकलिएगा और जहां तक हो सके अभी आप सेफ रहें जहां भी हैं। जापान में इंडियन नेशनल्स के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। फिर इसके बाद यह देखा जाए कि ऐसा क्या है जापान में, अक्सर ही जापान, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज क्यों इतना ज्यादा अर्थक्वेक से जूझ रही हैं। इसके पीछे की जियोलॉजिकल जो स्टडी कहती है वो ये कहती है कि ये है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो हमारे इंडिया से और इधर यूएस के, एशिया और यूएस के बीच में है। अब ये जो पैसिफिक ओशन है, ये अगर इसके इर्द गिर्द जितने कंट्रीज हैं यहां पे, इसको बोला जाता है कि ये है रिंग ऑफ फायर। अब ये रिंग ऑफ फायर नाम क्यों है? क्योंकि इस पूरी जो आप लाल पट्टी देख रहे हो, यहां पे वॉल्केनोज हैं, यहां पे ज्वालामुखी हैं, तो और ये ज्वालामुखी एक्टिव हैं। अब क्या होता है कि जमीन के नीचे कई सारी प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं उन्हें, जो अर्थ की सतह पे होती हैं। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में खिसकती रहती हैं, कभी कभी एक दूसरे टकराती जाती हैं। तो यहां पे जो एशिया की जो प्लेट है, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला जाता है, और यूरेशिया प्लेट है, ये कभी कभी आपस में जब खिसक जाती है, चेंज हो जाती है, इसकी वजह से जितने ये वोल्केनो दिख रहे हो, लाल 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 छोटे छोटे ट्राइंगल, ये इरप्ट होने लगते हैं। इनके अंदर से लावा, जो दरार है, उसमें से निकलने लगता है। अब इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये पूरा रिंग ऑफ फायर है। ये इधर यूएस तक होता हुआ जाता है, यूएस के वेस्ट कोस्ट तक। फिर ये रिंग ऑफ फायर के बीच में जो जो देश आते हैं, वो इस अर्थक्वेक का, सुनामी का, वोल्केनो का, इरप्शन का प्रकोप झेलते हैं। सुनामी जब आती है, सुनामी आती है या तो अर्थक्वेक से या वोल्केनो से। ये ही होते हैं सुनामी बनने का कारण। अब सुनामी क्या होती क्या है? जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी या शिफ्ट हुई या आपस में टकराई, उसके बाद ओशन के नीचे, ओशन की बेड पे एकदम से जब नीचे का जो सतह है, जब वो चेंज होती है, तो ऊपर तक पानी का टर्बुलेंस जाता है, एंड पानी एकदम से कभी पीछे होता है, आगे जाता है, पानी में मोशन आता है, जिसकी वजह से इतने बड़े मास ऑफ वाटर का मूवमेंट होने लगता है और सुनामी प्रोड्यूस होने लगती है। सुनामी जब लैंड से, ये पानी जब लैंड से टकराता है तो बड़ी बड़ी वेव्स के फॉर्म में टकराता है, एक के बाद एक लहरें आती जाती हैं और लैंड को नुकसान पहुंचाती जाती हैं। ये है वो रिंग ऑफ फायर, जिसमें आने वाले स्टेट्स या देश या लैंड हमेशा प्रकोप झेलते हैं, अर्थक्वेक का, सुनामीज का, वोल्केनो का, इरप्शन का, इन चीजों का। इसी वजह से जापान, आप पूरा देखोगे, जापान यहां आता है और ये सबसे ज्यादा सफर करता है जब रिंग ऑफ फायर में कभी भी कहीं भी डिस्टर्बेंस होता है। तो ये समझ में आया। अब ये देखें, जब 2011 में हुआ था जापान का सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक, आप याद कीजिए 2005-6 में जब हमारे यहां सुनामी आई थी, जब अंडमान, चेन्नई, हमारा ईस्टर्न कोस्ट जो था, वहां पे भी बाढ़ आई थी, वहां पे भी लहरें आई थी। तो उसके बाद 2011 में जापान में अर्थक्वेक आता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 9 पॉइंट का। दिस इज डेडलीस्ट। 18,000 से ज्यादा यहां पे जाने गई थी और कई गुना यहां पे नुकसान हुआ था। अब ये समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ये अर्थक्वेक हुआ था। क्या हुआ था इसमें? अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो समुद्र के अंदर था, वो प्रशांत महासागर के अंदर ही था। अब जो नॉर्थ, जो इनका ईस्टर्न कोस्ट था, आज तो जो हुआ है वो वेस्टर्न कोस्ट पे हुआ है इधर, पर जो ईस्टर्न कोस्ट था उस तरफ ज्यादा झटके गए, उस तरफ ज्यादा लहरें टकराई, और यहीं पे ही था फुकुशिमा पावर प्लांट, जो एक कोस्टल पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था। और यहां पे जब लहरें टकराई, यहां पे जब अर्थक्वेक आया, यहां पे जब लैंड खिसकी या जो भी नुकसान हुआ कंस्ट्रक्शन में, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था। ये न्यूक्लियर मेल्टडाउन अब रेडियो एक्टिव नेचर का था, जिसके अंदर से जब ये कोर जब पिघलता है और जब फटता है, तो ये कहीं भी पूरे लैंड में आसपास के एरिया को ये एंटर कर सकता है, अनइनहैबिटेबल, आप यहां नहीं रह सकते। जैसे चेरनोबिल में हुआ था। चेरनोबिल जो आज यूक्रेन का एक एरिया है, जो पहले यूएसएसआर के अंदर आता था, वहां पे जब न्यूक्लियर प्लांट में जब एक्सप्लोजन होता है, तब उसके आसपास का 100 किलोमीटर का एरिया अनइनहैबिटेबल माना जाता है। आज भी लोग वहां नहीं रह सकते हैं। अगर ये फुकुशिमा पावर प्लांट
जो उस स्थिति का पहुंच जाता जैसे चेरनोबिल हुआ था 1986 में, तो जाहिर बात है कि इस पूरे रीजन को हम रेंडर कर देते कि अब यहां कोई रह नहीं सकता है, कोई यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी फॉर्म में यहां पे सस्टेन नहीं कर सकती है लाइफ। सो विद दिस हम इस न्यूज को यहां पे आज खत्म करते हैं, और फुकुशिमा की याद करते हुए हम आज जापान के साथ संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़े हैं। वी स्टैंड विद देम एंड वी स्टैंड विद अवर एलाई, अवर फ्रेंड जापान। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस न्यूज। थैंक यू।